So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12th. That is the principle of inheritance and variation. ठीक है, तो जेनेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या बता रखा है कि जैसे यहाँ पे एक समरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, मेंडल के लॉ पढ़ने हैं, एक जिन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग जो है वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे. बाकी क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स जाते हैं उन्हीं को इनहेरिटेंस बोला जाएगा. ठीक है, दो जीन का इनहेरिटेंस किस तरीके से हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ये कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड कि एलिफेंट, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि क्या आपको कभी हैरानी नहीं हुई कि अगर आप कोई हाथी देखते हो तो उसका जो बच्चा होता है वो भी बिल्कुल उसके जैसा होता है. ठीक है, वो किसी और एनिमल जैसा नहीं होता है. और मैंगो का सीड जो हो मैंगो का प्लांट ही देगा, कोई और प्लांट नहीं देगा. तो ऐसा क्यों होता है, मतलब मैंगो का प्लांट जो है वो वही सीड प्रोड्यूस मैंगो का जो सीड है वो वही प्लांट प्रोड्यूस करता है. तो क्यों करता है? ठीक है, तो गिवन दैट दे डू, वो करते हैं क्यों, क्योंकि दे आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग है जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मिलते जुलते होते हैं कंप्लीटली भी, और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है. ठीक है, या फिर वो डिफरेंट शो करते हैं कुछ करेक्टर में. तो यहाँ पे आप दो तीन चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, तो सिबलिंग्स के बारे में और एक जो डिफरेंट है उन चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो दीज एंड सेवरल, ये जो क्वेश्चंस है ना, यही क्वेश्चंस वो हम साइंटिफिकली इनको डील करेंगे. किसकी ब्रांच में, तो बायोलॉजी की उस ब्रांच में जिसका नाम है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करते हैं. ये जो सब्जेक्ट है ये हमें पढ़ाने को क्या देता है, इनहेरिटेंस पैटर्न. ठीक है, मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर जाते हैं वो वाले, और जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब चेंजेस. ठीक है, जो बदलाव हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर गए उनमें वेरिएशन भी होता है. ठीक है, इनहेरिटेंस मीनिंग हमने 3-4 बार दोबारा से कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है कि वो प्रोसेस होती है जहाँ पे करेक्टर जो है पेरेंट्स से प्रोगेनी में जा रहे हैं. ठीक है, ये बेस है हेरिडिटी का. ओके, तो ये ध्यान रख लेना. अब वेरिएशन जो है वो है कि प्रोगेनी किस तरीके से अपने माता पिता से अलग है. ठीक है, तो दो टर्म हमने यहाँ पे समझी है. पहले क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो करेक्टर पास हो गए हैं वो, और जो वेरिएशन क्या होती है. ठीक है, कि अब वो अपने माता पिता से किस तरीके से अलग है. तो ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8,000 BC दैट वन ऑफ द कोजेज ऑफ वेरिएशन. भाई वेरिएशन का कारण जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन को ये पता था. ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द विल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस डिजायरेबल कैरेक्टर. तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ बोली है कि वेरिएशन का काफ़ी कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी, मतलब काफ़ी कुछ किया था. लाइक नेचुरली जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत सारे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको सेलेक्ट कर दिया गया, उनकी ब्रीड करवाई गई. ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया, उनके अंदर वो करेक्टर प्रोसेस किए गए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सेलेक्शन हो गया और डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल विल्ड काउज. जैसे कि आर्टिफिशियल सेलेक्शन करवाते हैं ना कि हमें ये करेक्टर चाहिए और उसके अंदर डाल देते हैं, और वैसा वैसा जो है वो प्लांट हमें मिल जाता है. तो इस तरीके से जो ब्रीड तैयार की गई थी, जैसे पंजाब में साहिवाल काऊ तैयार की गई थी. ठीक है, तो वी मस्ट हाउ एवर रिकोगनाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर दे हैड वेरी लिटिल आइडिया. तो उन्होंने जो है साइंटिफिक बेसिस पे इतना आइडिया नहीं था, बहुत कम आइडिया था, बट वो इन करेक्टर्स, उन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी नॉलेज थी अबाउट कि हमारे किस तरीके से जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा. अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं कि जो सबसे पहले जेनेटिक्स में नाम आता है वो किसका आता है, मेंडल का ही आता है. सबसे पहले इसके लॉज पढ़ेंगे. तो मेंडल की क्या है लॉ, इनहेरिटेंस के लॉ. ठीक है, तो ये मिड 19th सेंचुरी की बात है. इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हैड अवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ग्रीगल मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था. किस पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने गार्डन पी पर किया था जिसका नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम. ठीक है, साइंटिफिक नेम याद रख लेना. इसने कितने साल तक काम किया था, तो 7 सालों तक किया था. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन इसकी तुम लोगों को ये ईयर भी ध्यान रखना है. ठीक है,
कि 1856 से 1863 में ये हमने क्या किया, इसने क्या किया था, काम किया था, और इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इतने काम करके इसने अपने इनहेरिटेंस के लॉज भी दे दिए थे। तो मेंडल ने इन्वेस्टिगेशन किया था इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस पैटर्न पे सबसे पहली बार इसने वहाँ पे मैथ भी घुसा दिया भाई। ठीक है, कई बार सोचते हैं कि बायो में मैथ्स का क्या काम है, तो इसने भी बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो अप्लाई किया था। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बहुत सारा सैम्पलिंग साइज था, जिस विच गेव ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, मतलब काफ़ी कुछ इसने कलेक्ट किया था, तो इसका क्रेडिट तो इसको जाएगा भाई। फिर है कि ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव, इसने बिल्कुल जो टेस्ट प्लांट, मतलब इसने जो भी किया था, इसने जो सोचा था वैसा वैसा हो रहा था। प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड हिज जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर दैट बीइंग अनसस्टेन्ड। आई देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल नीट के बेस पे आपको कोई आइडिया नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो मेन था नीट के बेस पे वो इतना ही था, बाकी सारी नॉलेज के बेस पे हैं, जो कि हमको बस एक मतलब रीडिंग लेनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू। मेंडल ने जो अपने करेक्टर लिए थे ना, इसने दो अपोजिट ट्रेट लिए थे। मान लो एक प्लांट का करेक्टर ले लिया कि वो लंबा है, तो दूसरे प्लांट का करेक्टर लिया कि वो ड्वार्फ है। जैसे एक का ले लिया सीड का येलो है, दूसरे का ले लिया ग्रीन है, तो अपोजिट करेक्टर लिए थे, मतलब एक भारी पड़ता है दूसरे पे, एक डोमिनेंस शो करता है, अगर वो आ गया तो वही है। ठीक है, दूसरा रिसेसिव है, इसने इस तरीके से करेक्टर लिए थे। तो दिस अलाउड हिम टू सेटअप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वाज एक्सपेंडेड। बाद में ये साइंटिस्ट ने मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन की, जो भी है वो इसके बेस पे किया गया था। चलो, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में तुम लोगों को मेन अगर बात करूँ तो तुम ये याद रखना मेंडल ने कब काम किया था, किस पर काम किया था। ठीक है, और इसने मैथ का लॉजिक जो है वो बायोलॉजी में यूज़ किया था। इसके अलावा तुम लोगों को इस पैराग्राफ में एक चीज़ और याद रखनी है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना, कि इसने दो अपोजिट ट्रेट लिए थे, जैसे एक टोल लिया था तो एक स्मॉल ड्वार्फ लिया था। ठीक है, और इस पैराग्राफ में तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती है कि मेंडल कंडक्टेड, इसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स पे। ट्रू ब्रीडिंग वेल होती हैं, जैसे कि हमने ये दो प्लांट लिए, फिर इनकी ही प्रोगेनी जो हमारे पास आई है उनकी आपस में ब्रीडिंग करवा दी, तो वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होगी। ठीक है, तो ये वो लाइन होती है जिसमें कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, तो शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो जनरेशन्स हैं वो होते रहेंगे और उनका ही आपस में पॉलिनेशन करवा रहा है। तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज ली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रख लेना। पेयर में पूछो तो 7 पेयर बता देना, और वैसे पूछो तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी एक्सप्रेशन बता देना। ठीक है, वैरायटी ली थी एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। पेयर में है कि एक ये जैसा ट्रेट है बिल्कुल दूसरा उसकी कॉन्ट्रास्टिंग है। कुछ के इन्होंने दे रखे, जैसे एक स्मूथ है, दूसरा व्रिंकल्ड सील्ड है, कि येलो है तो ग्रीन है, दूसरा एक इन्फ्लेटेड है फुल है, मतलब दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एक ग्रीन है, एक येलो पॉड है, एक टोल है, एक ड्वार्फ प्लांट है। अब ये क्या बोल दिया, तो वो सारा जो है वो इस टेबल में दिया गया है। अब ये टेबल तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, कि स्टेम की हाइट इसने क्या ली, टोल ली तो एक ड्वार्फ ली, फ्लावर का कलर वॉयलेट लिया तो वाइट लिया, फ्लावर की पोजीशन एक्सेल ली तो टर्मिनल ली, पोड की शेप इन्फ्लेटेड, दूसरी कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, पोड का कलर कैसा लिया, ग्रीन और येलो, सीड का शेप राउंड व्रिंकल, बट सीड का कलर येलो और ग्रीन है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ आ गया होगा, ये याद रखनी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे पहले लिख रखे ना ये टोल वॉयलेट एक्सेल, ये डोमिनेंट है, मतलब ये भारी पड़ते हैं दूसरे पे, दूसरा वाला रिसेसिव है। अभी ये क्या वर्ड्स बोल रही हूँ ये भी हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप अच्छे से देख रहे हो ये कैरेक्टर डोमिनेंट कौन से हैं और रिसेसिव कौन से हैं, तो देखो शीड की शेप इन्होंने बता दी कि वो ऐसी राउंड होती है, व्रिंकल इस तरीके से होगी। सीड का कलर हो गया येलो ग्रीन, और पोड का कलर ग्रीन येलो। ठीक है, ध्यान रख लेना, पोड का कलर ग्रीन और येलो। तुम लोगों को ये याद ना रहे तो सीधी सी देख लो, मटर जो है वो हरे कलर की आती है, तो ये पोड हो गया। ठीक है, तो मटर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ग्रीन ही मिलती हैं, येलो तो बहुत कम मिलती हैं, तो डोमिनेंट कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया। उसका अपोजिट कर देना सीड। ठीक है, ठीक है, तो आज अपने बेसिक आइडिया लिया है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मीनिंग पढ़ना है, मेंडल की 3-4 बातें पढ़नी है, और इसकी ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।